नमस्कार साथियों, आज हम केमिस्ट्री में बोहर एटॉमिक मॉडल को डिटेल से समझेंगे। ज्यादातर डाउट्स इसके क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स के, उन डाउट्स को आज क्लियर करूंगा मैं आपके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले रदरफोर्ड के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम। देखो जी, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कंटिन्यूस रिवॉल्व करता है, लगातार चक्कर लगाता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई। अब रदरफोर्ड ने के अनुसार तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, मतलब ये मोशन में है, और जब ये मोशन में होता है तब इसके अंदर इसके वेलोसिटी में भी तो चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक्सीलरेशन है, त्वरण है। और कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके अंदर एक्सीलरेशन हो या जो त्वरित गति करता हो, वो एनर्जी को रिलीज करता है, इमिट करता है एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में जब एनर्जी को रिलीज करेगा, इसकी एनर्जी में लगातार कमी आती जाएगी और एक दिन ये नाभिक में समा जाएगा। इसका मतलब एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये कमी रह गई थी रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड की जो कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिए फिर आते हैं नील्स बोहर। नील्स बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और इन्होंने मुख्य 3 पोस्टुलेट दिए। पहला पोस्टुलेट इनका क्या है उसको पहले समझते हैं अपने। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, हर किसी ऑर्बिट में ये चक्कर नहीं लगा सकता। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकते हैं। अब इसका क्या कारण है वो इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में क्लियर किया। अब देखिए भी उनका सेकंड पोस्टुलेट में ये क्या समझा रहे हैं। दूसरा पोस्टुलेट जो है इनका, इसमें ये क्या समझाते हैं, तो देखें भी सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है। अब रदरफोर्ड ये कहते हैं सेकंड पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा जिनमें इनका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। क्या कहता है सेकंड पोस्टुलेट को, उसको दोबारा से समझे। सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने ये समझाया हमें कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा, उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा पाएगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग जो है वो प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। ये बात इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में की है। अब इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं अपने, इसका मतलब क्या है। अब देखें इस डायग्राम में, इस डायग्राम में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, वो केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है, कोणीय संवेग जो है, वो किसके इक्वल होगा, n इंटू h डिवाइडेड बाई 2 पाई। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा पाएगा। अब यहां पे n क्या है, n यहां पे क्या है, n यहां पे शेल नंबर है, इंटीजर नंबर है, शेल नंबर है, शेल नंबर 1 2 3 इस तरह से ये हमारी क्या है, शेल नंबर है। अब देखिए भी आगे, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो फर्स्ट शेल में वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पाएगा, वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, h बाई 2 पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा है n इंटू h डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो फर्स्ट सेल की जब बात आती है तो वहां n की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, h डिवाइडेड बाई 2 पाई के। क्योंकि n की वैल्यू यहां पे 1 रख रहे हैं हम, तो वैल्यू कितनी आ रही है फिर एंगुलर मोमेंटम की, h बाई 2 पाई। सेकेंड सेल की बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट में चलें। अब सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो वही इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा, चक्कर लगा पाएगा जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2h बाई 2 पाई या h बटे पाई की इक्वल।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इक्वल क्या होता है, n इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहां पे सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू हमने पुट की, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है, h बाई पाई या 2h बाई 2 पाई। तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं यहां पे, तो तीसरे ऑर्बिट की बात करें तो तीसरे ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 3h बाई 2 पाई। ये वैल्यू कैसे आई? क्योंकि n की वैल्यू यहां पे कितनी है, अब 3 है, n की वैल्यू 3 है, 3 हमने पुट की तो कितना है हमारा 3h बाई 2 पाई। हम ये समझे कि जो इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, h डिवाइडेड बाई 2 पाई है, वो केवल और केवल फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर पाएगा, वो सेकंड में नहीं कर पाएगा। और जिस और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h बाई पाई है, वो दूसरे में ही रिवॉल्व कर पाएगा, पहले ऑर्बिट में वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। और पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई है, वो तीसरे ऑर्बिट में भी रिवॉल्व नहीं कर पाता। ये बात जो है समझाई किसने, नील्स बोहर ने। ये नील्स बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। ये सेकंड पोस्टुलेट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था लुइस डी ब्रोगली। उन्होंने 1923 में नील्स बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। ड्यूअल नेचर के बारे में डी ब्रोगली ने ही बताया था। पदार्थ की द्वैत प्रकृति, पदार्थ की दो प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। कोई भी कण जब मोशन में होता है तब उससे एक वेव एसोसिएट रहती है। यह बात भी किसने बताई थी, डी ब्रोगली ने बताई, ड्यूअल नेचर। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि डी ब्रोगली ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, तब उसके साथ एक वेव एसोसिएट रहती है। क्या? एक वेव एसोसिएट रहती है जिसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। कौन सी वेव? स्टेशनरी वेव। तो कहने का मतलब इनका यह है कि जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो तरंग के रूप में बिहेव करता है, एक वेव के रूप में चलता है, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। अब क्या होती है स्टेशनरी वेव, उसको समझिए। देखिए अभी यहां पे हमने क्या किया, ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या किया गया कि एक डोरी, स्ट्रिंग को दो जगह बांध दिया गया है और अब इसको पकड़कर खींचकर इसको छोड़ा गया है, तब इसमें वेव उत्पन्न होगी, वेव क्रिएट होगी, यहां पे कंपन हो रहा है, वेव। तो यहां पे वेव जो होते हैं वो तीन तरह से वेव उत्पन्न हो सकती है, हमें देखने से पता चल रहा है। पहला जो डायग्राम है उसमें इस डोरी में जो वेव उत्पन्न हो रही है उसमें देखें भी ये इस तरह की वेव है कि इसकी पूरी एक वेवलेंथ बन रही है। वेवलेंथ के बारे में हमने पढ़ा। तो जो पहली कंडीशन है, पहले केस में जो वेव बन रही है वो स्टार्टिंग पॉइंट से चली और एंड पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। समझे, स्टेशनरी वेव का मतलब यहीं से समझ में आएगा हमें कि कोई वेव स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर एंड पॉइंट पर जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आई है और फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाएगी और एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाएगी ये। तो इसका मतलब इस तरह की जो वेव होती है उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से चली, एंड पॉइंट तक गई और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई, ये होती है स्टेशनरी वेव। तो ये एनर्जी है एक तरह की। वेव का मतलब क्या होता है, एनर्जी। कहने का मतलब एनर्जी जो है एंड पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस एंड पॉइंट तक चली जाती है। इसका मतलब यहां पे एनर्जी ना तो लॉस होती है और ना ही यहां पे गेन होती है। एनर्जी रिफ्लेक्ट होती रहती है, फैलती सिकुड़ती रहती है इस तरह से वेव के फॉर्म में। अब हमें ध्यान में ये देना कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है इनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो पहले केस में हमने देखा कि इस तरह से अगर वेव क्रिएट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो यहां पे इस डोरी की जो लेंथ है L वो किसके इक्वल होगी, एक वेवलेंथ की, क्योंकि वेव की जो पूरी लेंथ है वो 1 वेवलेंथ लैम्डा। तो L इक्वल क्या हो जाएगा, 1 लैम्डा। सेकंड केस में देखें, सेकंड डायग्राम में देखें भी, सेकंड डायग्राम में हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में कितनी वेव बन रही है, यहाँ पे 2 वेव बन रही है ना। 2 वेव का मतलब नहीं है यहाँ पे 2 वेवलेंथ की बात कर रहा हूं मैं ना। यहाँ पे कितनी वेवलेंथ हो रही है, 2 वेवलेंथ। वेव चली इस तरह से, वापस वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, ये स्टेशनरी वेव है। और यहाँ पे इस वेव में कितने वेवलेंथ कितनी है, यहाँ पे
दो वेवलेंथ। तो अब इस डोरी की जो लेंथ होगी एल वो किसके इक्वल होगी, 2 लैम्डा की इक्वल होगी। तीसरे डायग्राम में देखेंगे, तीसरे डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी वेव बने जो पूरी वेव बने नहीं, उससे पहले रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। इस कंडीशन में इस वेव का जो इस डोरी का जो वेवलेंथ लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 के। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से स्टेशनरी वेव के कैरेक्टर को समझा, स्टेशनरी वेव क्या होती है इसको समझा। अब वापस देखेंगे, डी ब्रोगली यही तो बात समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर स्टेशनरी वेव के फॉर्म में मोशन करता है। डी ब्रोगली हमें क्या बताते हैं कि कोई बॉडी जिसका मास m हो, जिसकी वेलोसिटी v हो और वो मोशन में होती है, तब उसका मोमेंटम p होता है और इससे वेव एसोसिएट रहती है जिस वेव का वेवलेंथ जो होता है वो लैम्डा होता है। ये डी ब्रोगली ने बताया और डी ब्रोगली ने इस वेवलेंथ और मोमेंटम p में रिलेशन दिया, और क्या रिलेशन था उसको देखें भी। डी ब्रोगली ने रिलेशन बताया कि लैम्डा इक्वल जो होता है h डिवाइडेड बाई p, h डिवाइडेड बाई p, ये रिलेशन दिया था डी ब्रोगली ने। अब हम जानते हैं कि p जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है ये। अब समझें, अब डी ब्रोगली ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तब चक्कर लगाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये स्टेशनरी वेव की फॉर्म में रिवॉल्व होता है। क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसकी फॉर्म में, स्टेशनरी वेव की फॉर्म में रिवॉल्व होता है। इस तरह से देखें भी, ये स्टेशनरी वेव की फॉर्म में रिवॉल्व होता है ऐसे, इस तरह से। तो ये यहां से वेव के रूप में चलेगा, इस तरह से ये वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन जो है वो चलता है, इस तरह से वेव के रूप में चलता है। अब समझे भी बात को, स्टेशनरी वेव की जब बात आती है तो स्टेशनरी वेव में हमने समझा था कि क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब वेव चलती है, यहां से वेव चली और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंड पॉइंट भी यही है, और स्टेशनरी वेव जो होती है वो एंड पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस क्या हो जाती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस मुड़ जाती है और ऐसे चलती है, और वापस कहां जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब स्टार्टिंग पॉइंट से वापस ये रिफ्लेक्ट होकर वापस मुड़ जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि स्टेशनरी वेव जो है उसकी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होता है ऐसे, इस तरह से ये चलता है। ये डी ब्रोगली ने हमें बताया। अब बात को समझें कि हम बात जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम। nth ऑर्बिट की जब बात करते हैं तो यहां इसकी जो रेडियस है हमारी, रेडियस यहां से लेकर यहां तक, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, Rn, और जो इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें चक्कर लगा रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, Vn है। अब हम बात करते हैं इस वेव के, ये जो हमारा ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ की जो परिधि है 2 पाई r, इस सर्कुलर पाथ की परिधि कितनी है, 2 पाई Rn, वो किसके इक्वल होगी, तो वो किसके इक्वल होगी भी, इस सर्कुलर पाथ में जितने वेवलेंथ प्रेजेंट है उन सब वेवलेंथ के इक्वल होगी। कितने वेवलेंथ प्रेजेंट है उसके इक्वल क्या होगी, ये परिधि होगी। तो कितने वेवलेंथ यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमें पता होना चाहिए। देखो भी यहां से जैसे ये वेव चली और यहां तक, तो यहां तक की बात करें तो यहां पर एक वेवलेंथ कंप्लीट होगी। इसी तरह बात करें यहां से लेकर यहां तक की एक वेवलेंथ कंप्लीट है। फिर यहां से यहां तक की बात करें तो यहां से यहां तक भी एक वेवलेंथ जो हमारी वो कंप्लीट हो रही है, और यहां से यहां तक भी एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है। तो इसको देखने से हमें ऐसे लग रहा है भी यहाँ पे 4 ही वेवलेंथ है, लेकिन ये nth ऑर्बिट की बात चल रही है। nth ऑर्बिट की जब बात चल रही है तो यहाँ पे वेव की नंबर की वेवलेंथ जो होगी वो n वेवलेंथ होगी। कितनी वेवलेंथ होगी, n वेवलेंथ होगी, 4 नहीं होगी। जितने ऑर्बिट उतनी ही वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे जो इसकी परिधि 2 पाई r है वो किसके इक्वल हो जाएगी, n लैम्डा। ये किसके इक्वल होगी, n लैम्डा। तो ये तो है हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमें 2 इक्वेशन ध्यान में रखनी है जो किसने दी थी, डी ब्रोगली ने बताई। अब बात को समझें कि अगर यहां पे, क्योंकि ये तो हमारे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो, 4 हो, n की वैल्यू कितनी हो,
4 हो, उस कंडीशन में इसकी परिधि 2 पाई r जो है वो कितनी आएगी, तो उसको 2 पाई r4 बोल दें। ये किसके इक्वल होगी, तो जितनी इसमें इसका सेल नंबर है उसके इक्वल इसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। कहने का मतलब चौथे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो चौथे ऑर्बिट में 4 वेवलेंथ प्रेजेंट होगी, तीसरे ऑर्बिट में 3 वेवलेंथ प्रेजेंट होती। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं कि जितना सेल नंबर होता है उतनी ही उस सेल में वेवलेंथ प्रेजेंट होगी। कहने का मतलब फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो यहां पे वेवलेंथ कितनी होगी, 4 वेवलेंथ होगी। तो यहां पे वेवलेंथ कितनी होगी, 4, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो यहां पे 4 लैम्डा क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा। हम बात करें कि अगर हमारा तीसरा ऑर्बिट हो, थर्ड ऑर्बिट, एन की वैल्यू क्या हो, 3 हो, उसके लिए अगर हम 2 पाई आर की बात करें, उसकी परिधि की बात करें 2 पाई r3, तो वो कितनी हो जाएगी, यहां पे कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी, 3। कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी, 3, क्योंकि कौन सा ऑर्बिट है ये हमारा तीसरा ऑर्बिट, तो ये किसके इक्वल होगी, 3 लैम्डा की। तो इस तरह से देखें भी हम तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये थर्ड सेल है हमारा, इस थर्ड सेल की बात करें तो यहां पे हम देखें भी कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो देखें भी ये जो हमारा तीसरा ऑर्बिट है यहां पे कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी, 3 वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां से वेव चलेगी, ऐसे स्टेशनरी वेव बनेगी, और इस तरह से स्टेशनरी वेव जो है हमारी कितनी बनेगी, 3 स्टेशनरी वेव बनेगी, और यहां से ये वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ये इस तरह से वेव वापस से चल पड़ेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे वेवलेंथ भी कितनी है, वेवलेंथ भी कितनी है, यहाँ पे 3 वेवलेंथ है। देखो, एक यहां से लेकर यहां तक की एक वेवलेंथ, दूसरी यहां से लेकर यहां तक की दूसरी वेवलेंथ, और तीसरी यहां से लेकर यहां तक की तीसरी वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं बोहर मॉडल के थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट क्या है बोहर मॉडल का, बोहर क्या बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पथ पर रिवॉल्व कर रहा होता है तब उसके ऊपर 2 फोर्स काम करते हैं। एक तो होता है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक तो इसका फोर्स जो बाहर की ओर इसको धकेलता है, और दूसरा फोर्स जो इसको बांधे रखता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये दोनों जो फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होगा और एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। डायरेक्शन इन दोनों फोर्स की क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, और इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है। उसके बाद में चौथे पोस्टुलेट की बात करें तो चौथा पोस्टुलेट जो है बोहर मॉडल का, बोहर क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस कंडीशन में वो ना तो एनर्जी गेन करता है और ना ही एनर्जी लॉस करता है। कहने का मतलब वो ऊर्जा को ना तो अवशोषित करता है और ना ही वो उत्सर्जित करता है। अब हमारा सवाल यहां पे दिमाग में हमारे आते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय ऊर्जा को ना तो वो अवशोषित करता है ना ही उत्सर्जित करता है, क्या ऐसा कारण है? तो ऐसा कारण हमने अभी जस्ट पढ़ा है। डेविसन और जर्मर ने भी ये सिद्ध किया था, प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेशनरी वेव्स के फॉर्म में रिवॉल्व करता है, जो अभी डी ब्रोगली ने समझाया था। सेकंड पोस्टुलेट जो हमारा बोहर का, उसको डी ब्रोगली ने समझाया था। यही बात डी ब्रोगली ने बताई थी कि स्टेशनरी फॉर्म के रूप में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और इस बात को प्रूव करने वाले कौन थे? डेविसन और जर्मर। ठीक है, जब ये बात प्रूव होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी वेव के फॉर्म में रिवॉल्व करता है, तो हम जानते हैं कि स्टेशनरी वेव के कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। स्टेशनरी वेव जो होती है वो एनर्जी उसकी रिफ्लेक्ट होकर वापस फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मतलब नोड्स के बीच में उसकी एनर्जी घूमती रहती है, वो फैलती है एनर्जी, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है स्टेशनरी वेव की फॉर्म में, तब वो एनर्जी को ना तो लॉस करता है और ना ही वो गेन करता है। उसकी एनर्जी जो होती है वो 2 नोड के बीच में रिफ्लेक्ट होती रहती है, फैलती और सिकुड़ती रहती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय, चक्कर लगाते समय ऊर्जा का ना तो शोषण करेगा और ना ही वो उत्सर्जन करेगा। तो कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तब जितनी एनर्जी उसकी कम होगी उतनी एनर्जी के इक्वल वो क्या करेगा, एक फोटोन को रिलीज कर देगा एनर्जी के।
और इसी तरह जब वो लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको फिर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो उतने ही एनर्जी का फोटोन जो है वो गेन करेगा, तब वो लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आता है।